सीटेट दिसंबर एसएसटी के 2024 के इस क्लास में इस सीरीज में फिर से एक नए और लेटेस्ट क्लास में आप तमाम साथियों का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में ज्योग्राफी एसएसटी एनसीईआरटी क्लास 7 को लेकर के अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारी बदलती पृथ्वी है किस तरह से और बदल किस तरह से रही है। इन सब चीज़ों के लिए विस्तार से आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। आप केनी एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाले क्लासेस और वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप मिल सके, आप उससे लाभ ले सके। आप अपने साथियों के बीच भी केनी एकेडमी चैनल को जरूर फॉरवर्ड करें। क्लासेस को एंड तक देखें तभी जाकर के हर एक क्लास से आप लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी पैटर्न क्लास है तो इसमें थोड़ा समय भी लग सकता है और एनसीईआरटी के हर एक थ्योरीज को समझना, कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। हमारी बदलती पृथ्वी, ये जो हमारी बदलती पृथ्वी है इसके बारे में डिस्कस किया गया है कि स्थल मंडल के क्या अनेक प्लेटों में विभाजित किया गया। स्थल मंडल को जो है अनेक प्लेटों में विभाजित किया गया जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। और ये जो है ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ क्या करती है, घूमती रहती है। यह स्थल मंडलीय प्लेट है और प्लेटें जो है हमेशा चारों तरफ क्या करती है, धीमी गति से घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष जो है केवल कुछ मीटर के लगभग ही ये घूम पाती है। पृथ्वी के अंदर जो है पिघले हुए मैग्मा होने वाली गति के कारण, पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है उसके गति के कारण जो है ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा क्या है, वृत्त आकार में घूमता रहता है। अब प्लेट के इस गति के कारण जो है, प्लेट का जो गति है उस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या है, परिवर्तन होते रहता है, बदलाव होता है। पृथ्वी के जो गति है उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण गतियां उत्पन्न होती है। अब जो है पृथ्वी की जो गति है उन बलों के आधार पर विभाजित कर दिया गया है जिसके वजह से गतियां क्या होती है, उत्पन्न होती है। फिर जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित, यानी जो बल पृथ्वी के आंतरिक यानी अंदर वाले भाग में घटित होती है उसे अंतर्जनित बल कहते हैं। किसे कहते हैं? उसे जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होती है उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, यानी एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होती है उसे बहिर्जनिक, यानी पृथ्वी के सतह पर होने वाली बल को क्या कहते हैं, बहिर्जनिक बल, जिसे एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करता है। अंतर्जनिक बल जो है, जो एंडोजेनिक बल कहलाता है, वो क्या आता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है और कभी कभी क्या करता है, ये आकस्मिक गति उत्पन्न कर देता है, तो कभी धीमी गति। ठीक है, भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। अब जो भूकंप होता है, ज्वालामुखी होता है, तो इसके आकस्मिक गति के कारण जो है पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा हानि होने का संभावना होता है। अब पृथ्वी की गतियां क्या है उस तरह से बात करते हैं। ये कि पृथ्वी है, पृथ्वी की गतियां, ये अंतर्जनित बल है और बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल में आकस्मिक जो बल है, आकस्मिक जो गतियां उत्पन्न होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक भूकंप होता है, ज्वालामुखी, भूस्खलन। और भूस्खलन यानी जमीन खिसकना। पटल विरूपण बल होता है जो पर्वत निर्माणकारी बल होता है, यानी पर्वत में निर्माणकारी बल ये होता है पटल निरूपण बल। अब बहिर्जनित बल यानी पृथ्वी की सतह पर जो बल होता है वो अपर्दन और नीचेपन दोनों होता है। क्या होता है? अपर्दन और नीचेपन। जैसे नदी या बहता जल, नदी है, बहता जल है, पवन है, समुद्री तरंग है, हिम नदी है, ये सब चीजें। और अंतर्जनित बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में, बहिर्जनित बल जो पृथ्वी के सतह पर होता है। स्थल मंडलीय प्लेट, स्थल मंडलीय प्लेट क्या है? ये भूपट्टी में अनेक बड़ी एवं छोटी जो है कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है जिन पर महाद्वीपीय एवं महासागर की सतह क्या है, टिकी हुई है। अब आगे बात करते हैं। यह जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी जो है भूपर्पट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है। ज्वालामुखी क्या है कि भूपर्पट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जो पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। पिघला हुआ जो पदार्थ होता है अचानक निकलता है। जैसे यहाँ पर आपको एक दिया है, ये गैस व राख है, ये जो है गैस और राख है, और ये जो क्रिएटर है, क्या क्रिएटर है, और ये रेड होकर के जो है ये निकास यानी वेंट है, और ये जो है आपका ये बह रहा है, इधर बह रहा है, रेड होकर के बाहर बह रहा है, ये लावा है। अब ये परपटी, ये क्या है, परपटी है, और ये मेंटल है, और ये मेग्मा कोस्ट, ये जो रेड होकर के है यहाँ पर मेग्मा कोस्ट कहता है। एक ज्वालामुखी का तस्वीर है। एंडो मतलब एंडो और एक्सो कहा गया। एंडो मतलब अंत, एक्सो मतलब बाह्य। एंडोजेनिक, एंडोजेनिक उत्पत्ति, ठीक है, जेनिक मतलब क्या होता है, उत्पत्ति। एक्सोजेनिक, एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर।
इस प्रकार के जो है स्थलीय मंडल जो है प्लेटों की गति के करने पर जो है पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। पृथ्वी की स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर जो है पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है। कंपन पृथ्वी की चारों ओर गति कर सकता है। जो कंपन उत्पन्न होता है वो कंपन क्या है, पृथ्वी की गति के चारों ओर क्या करता है, गति कर सकता है। कंपन को भूकंप भी कहते हैं। जो कंपन उत्पन्न होता है उस कंपन को हम लोग भूकंप भी कहते हैं। भूपटपट्टी के नीचे का जो स्थान होता है वो कंपन आरंभ करता है। भूपट्टी का जो आंतरिक या नीचे का वो स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसको उद्गम केंद्र कहलाता है। यानी उसको हम लोग क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र, जहां से जो है भूकंप उत्पन्न होता है, जहां से कंपन होता है उसे कहते हैं उद्गम केंद्र। और उद्गम केंद्र के भू सतह पर निकटतम उसके आसपास का जो स्थान जगह प्लेस होता है उसे कहते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में क्या होता है, गमन करती है। जो अधिकेंद्र है उससे कंपन जो है बाहर की ओर क्या करती है, तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में जो है, जो अधिकेंद्र के निकटतम स्थान निकटतम जगह आता है वो क्या है, वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है, हानि होता है। एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे क्या होती है, जो अधिकेंद्र जैसे उद्गम केंद्र, उद्गम केंद्र से अधिकेंद्र, अधिकेंद्र में आया तो अधिकेंद्र में सबसे ज्यादा नुकसान होगा और धीरे धीरे जो फैलेगा वो क्या होगा, तीव्रता इसका कम होता जाएगा। अब जो है यहाँ पर डिस्कस किया गया है आपको, इसको क्या कहते हैं, जहां भूकंप कंपन होता है इसको कहते हैं, ये जो भूकंप होता है, ये भूकंप की बाहर की दिशाओं के बारे में बात किया है। और उद्गम केंद्र ये जो है क्या है, ये उद्गम केंद्र, यहाँ पर क्या है, उद्गम केंद्र, वो स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है। यहाँ क्या है, भूकंप उत्पन्न होता है जिसे उद्गम केंद्र कहते हैं, वो भूकंप की ऊर्जा को उद्गम केंद्र कहलाता है। अब ये जो है, यहाँ पर क्या है, भूकंप आया, कंपन हो रहा है, तो ये क्या है, उद्गम केंद्र, यानी यहाँ से भूकंप शुरू हुआ। तो अब इसके अधिकेंद्र वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र क्या है, अधिकेंद्र वाला क्षेत्र। अब ये क्षेत्र में क्या होगा कि इधर के जितने भी आसपास के जगह होंगे अधिकेंद्र होगा और सबसे ज्यादा नुकसान होगा। और ये क्या, प्लेट सीमा, ये व्हाइट करके क्या दिखा रहा है, प्लेट सीमा दिखा रहा है। कंपन तरंगों की सभी दिशाओं में जो है बाहर की ओर निकलती हुई, अलग अलग दिशा में जो है कंपन अब बाहर निकल रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे गति बहुत कम होता जा रहा है। भूकंपीय तरंगे जो है कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पी तरंगे जिसे हम लोग अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं, एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विश्लेषण के ज्ञात करने का प्रयास करने के लिए कह रहा है। आगे डिस्कस करते हैं। भूकंप की भविष्यवाणी करना हम लोगों के लिए असंभव है, क्योंकि कब भूकंप आ जाए कहना मुश्किल है। लेकिन कुछ लोग सामान्य तौर पर क्या करते हैं कि अनुमान लगाते हैं कि जानवरों का व्यवहार का अध्ययन, तालाब, मछलियों की उत्तेजना, सांपों पर धरातल पर आना, ये सब चीजों को लेकर के क्या हम लोग ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं अब भूकंप आने वाला है। लेकिन भविष्यवाणी करना ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। भूकंप के बारे में है, भूकंप के चलते 26 जनवरी 2001 जो है को भुज शहर में इसके रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाली भीषण भूकंप का नापा गया था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं भूकंप का जो मापने का एक यंत्र है उसे क्या कहते हैं, भूलेखी कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, भूलेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता क्या, भूकंप, देखो भूकंप का मापने का यंत्र को भूकंप लेखी कहते हैं। और भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल को मापने वाली स्केल को क्या कहते हैं, रेक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता मापने को रेक्टर स्केल में मापी जाती है। और भूकंप की तीव्रता जो है 2.0 अथवा उससे कम होती है। भूकंप की जो तीव्रता होती है 2.0 या उससे कम होती है। उसके प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिसे भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वो वस्तुओं के गिरने की क्षति पहुंचा सकता है, वस्तुओं के जो गिरने की क्षति है वो पहुंचा सकता है। ठीक है, जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 या उससे अधिक होती है तो वो भूकंप शक्तिशाली, और जिससे 7 पॉइंट ज्यादा से हो जाए तो वो सर्वाधिक शक्तिशाली। 5 पॉइंट जो वस्तुओं को गिरने और क्षति पहुंचा सकता है, 6 पॉइंट अधिक हो तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली, 7 पॉइंट अधिक हो तो सर्वशक्तिशाली कहलाता है। भूकंप के बचाव से हम लोग के उपाय क्या है, भूकंप से जो बचाव है, सुरक्षित स्थान है इनमें से दूर रहें। पहले स्थान, सुरक्षित स्थान जैसे रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, आग वाले स्थान, चिमनी, आसपास टूटने वाली चीजों में नहीं रहना है। आप पहले से तैयार रहें, अपने दोस्तों परिवार को जागरूक फैलाएं, ये सब चीजों के बारे में। मुख्य स्थलाकृतियां क्या है इसके बारे में, अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार क्या है, दृश्य भूमि जो है लगातार विकसित होती रहती है। विकसित क्या होती है, होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर जो है शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। पृथ्वी की जो सतह पर शैल टूटते हैं उससे क्या होती है, अपक्षय की क्रिया होती है। भूदर्शीय पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। अब भूदर्शीय पर जो जल,
पवन और जो हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाली क्षय को क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से क्या दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण यह प्रक्रम जो है पृथ्वी, अपर्दन और निक्षेपण जो है यह प्रक्रम क्या होता है, पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का क्या करते हैं, निर्माण करता। कौन? अपर्दन और निक्षेपण। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा बात किया गया, इसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद नदी के कार्य के बारे में आपसे आज डिस्कस करते हैं। विश्व में जो है हजारों छोटे छोटे क्या है, जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, दक्षिणी अफ्रीका है। कौन सा? दक्षिणी अफ्रीका के वेनेजुला का एंजल जलप्रपात है। वेनेजुला का क्या है, एवेंजल जो है जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तर अमेरिका, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सतह सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। अब ये नदी के कार्य, जो नदी के कार्य है, जो दृश्य है, भूमि का अपर्दन होता है। नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरता है तो ये क्या कहता है, जलप्रपात बनाती है। इस तरह से क्या कहता है, अब ये कठोर है, ये कठोर भाग है, ये जल के क्या है, जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु है, मृदु शैल है, ये मृदु शैल है। ठीक है, और ये कठोर भाग, कठोर शैल है। तो ये धीरे धीरे पानी जो गिरता है उसके बारे में डिस्कस है। जब हम लोग देखते हैं कि मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, कौन? नदी प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। मोड़दार घुमाव मार्ग पर क्या, जिस तरह से ये मोड़दार मार्ग है इस तरह से घूमने लगती है, बहने लगती है। ठीक है, नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्ग कहते हैं। नदी का जो मोड़दार ये है उसी को क्या कहते हैं, हम लोग विसर्ग कहते हैं। इसके बाद विसर्गों के किनारों पर लगातार जो अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। क्या होता है, अपर्दन और निक्षेपण क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। विसर्ग लूप के सिरे, विसर्ग के जो लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ साथ विसर्ग लूप नदी से कट जाती है। लूप नदी, विसर्ग जो क्या होता है, लूप नदी से कट जाती है और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। जब विसर्ग लुप्त नदी से कट जाए और अलग झील बनाए तो उसे क्या कहते हैं, चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी जो है अपने तटों से बाहर बहने लगती है। नदी क्या होता है, कभी कभी अपने तटों से बाहर लगती है। ये क्या है, ये वाला कि इसको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। धीरे धीरे ये क्या होता है, खत्म हो जाता है, तटबंध होता है। ये बाढ़ का मैदान है, जिसे क्या कहते हैं, चाप झील कहते हैं। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया तो इसे क्या कहते हैं, चाप झील कहते हैं। झील नहीं निकलता तो इसी तरह से होता है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। अब जो है कभी कभी नदी जो है अपने तटों से बाहर, जो है अब ये तट है इससे बाहर बहने लगेगा नदी पानी, तो क्या होगा, इसके फलस्वरूप निकटवर्ती जो इलाका है उसमें क्या पानी आ जाएगा, बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों पर निकटवर्ती क्षेत्र में महान मिट्टी क्या, महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण कर देती है। अन्य पदार्थों के साथ क्या करते हैं, निक्षेपण कर देती है। मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। जो मिट्टी और पदार्थ है उसको क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्तीत तटों के तटबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। समुद्र तक नदी पहुंचते पहुंचते उसका जो प्रवाह वो क्या होता है, धीमा हो जाता है। अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है। क्या होता है, अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है। विश्व के हो जाता है, जिनको क्या कहते हैं, वितरिका कहा जाता है। वितरिका किसको कहते हैं, जो अनेक विभाग नदी धीरे धीरे समुद्र में बह जाए और क्या हो जाए, क्या अनेक विभाजित हो जाए, अनेक धाराओं में विभाजित हो जाए, उसे क्या है, वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे निक्षेपण करने लगती है। अब नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ जो मलबे लाया है उसको क्या करते हैं, निक्षेपण करने लगती है। ये मुख्य नदी है। अब ये मुख्य नदी है, ये वितरिका है। क्या है, वितरिका है सारी चीजें। तो प्रत्येक वितरिक अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। समुद्र तरंग के कार्य क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि समुद्र कार्य जो है उसके कार्य के डिस्कस क्या है, कार्य क्या है। समुद्र तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंग के जो अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां हैं क्या करते बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती है। समुद्री तरंगे क्या है, लगातार शैलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती है। जिससे क्या होती है, दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। समय के साथ ये क्या होती है, बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको क्या कहते हैं, समुद्री गुफा कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम लोग, समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। क्या, तटीय मेहराब का बना हुआ होता है। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारों पर क्या कहते हैं, बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टेक कहते हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को क्या कहते हैं हम लोग, स्टेक कहते हैं। ये तटीय मेहराब है, ये समुद्री गुफा है। ठीक है, स्टेक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग जो है ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैले तटु समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है।
अब हिम नदी के कार्य के बारे में डिस्कस करते हैं कि हिम नदी के जो कार्य है वो किस तरह से, उसको लेकर के हम लोग आपके सामने डिस्कस करते हैं। हिम नदी जो है ये हिम नदी अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है। हिम नदी क्या होती है? हिमानी बर्फ की नदियां भी होती है। हिमंद हिमंद क्या, अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलाशमी, अपने हिमंद क्या है, अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलाशमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। गुलाशमी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदर्शीय अपरदन करती है। भूदर्शीय क्या करती है? अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। हिमनद क्या करती है? गहरे गर्तों का निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। वो क्या कहते हैं? सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लगाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शेल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होती है। ये निक्षेपण हिमनद के निर्माण के में करते हैं। क्या करते हैं? हिमनद हिमोड़ का निर्माण करता है। ठीक है। पवन के कार्य, अब ये पवन का कार्य क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बालू टिब्बी जो है रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। प्रमुख क्या कारक है? रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शेल, ये छत्रक के आकार के शेल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक शेल कहते हैं। पवन शेल के ऊपर भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसा शेल के आधार पर संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर या अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बाहु जो है रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। ठीक है। जब बालू के कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाती है तो ये लोएस कहते हैं। ठीक है। क्या चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाया जाता है? चीन में विशाल लोएस पाया जाता है। कहाँ पर? चीन में। तो साथियों आज के इस क्लास में एसएसटी का जो है इस क्लास और लेटेस्ट क्लास में आपके साथ जो डिस्कस हुआ वो हमारी पृथ्वी जो है, हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में डिस्कस हुआ कि किस तरह से हमारी बदलती पृथ्वी है, स्थल मंडल है, उसके बाद अंतर्जनित बहिर्जनित बल क्या है, भूकंप क्या है, किस तरह से भूकंप आता है, उनका बचाव क्या है, इन सब चीज़ों को लेकर के डिस्कस किया। कल के क्लास में फिर से क्लास NCERT 7 का लेकर के आपके साथ अध्याय 4 को लेकर के डिस्कस करेंगे। इसलिए अगर आप अभी तक नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं और अपने साथियों तक फॉरवर्ड करें और अपना फीडबैक दें, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बेहतर क्लास को प्रोवाइड कर सके। चलिए कल के क्लास में मिलते हैं।